हेलो लर्नर्स। आप सभी लोगों का आपके अपनी यूट्यूब चैनल लर्न डेली 6 पर स्वागत है। आज हम लोग कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करने वाले हैं जो सीटेट एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस टाइम सीटेट के एग्ज़ाम चल रहे हैं तो प्रैक्टिस करनी बहुत ही ज़रूरी है। तो देखते हैं हम लोग आज कुछ मैथ और साइकोलॉजी के कुछ पेडागोजी के क्वेश्चन करेंगे जो बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। लगभग उस तरह के क्वेश्चन एग्जामों में बनेंगे। तो चलिए हम लोग देखते हैं, एक एक क्वेश्चन को हम लोग कवर करते हैं। देखते हैं कि पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पूर्णतः आनुवंशिकी द्वारा पूर्व निर्धारित होता है। मतलब आनुवंशिकी द्वारा पूर्व निर्धारित होता है कौन सा। पहला है मित्रों का चयन, या आनुवंशिकी पर निर्भर करता है। ऑप्शन बी दिया हुआ है आंखों का रंग, या फिर शैक्षणिक सफलता, या फिर शिक्षा में रुचि। तो इनमें से आनुवंशिकी द्वारा कौन सा निर्धारित होता है, तो कौन सा होता है मित्रों का चयन। मित्रों का चयन क्या आनुवंशिकी के द्वारा निर्धारित होता है? नहीं, मित्रों का चयन तो जन्म के बाद लोग आने के बाद बनाते हैं। फिर आंखों का रंग, आंखों का रंग हो सकता है, आंखों का रंग ही हम लोग का ऑप्शन सही होगा कि यही आंखों का रंग होता है जो हम लोगों का आनुवंशिकी पर निर्भर करता है। जिस तरह से हमारे मम्मी पापा, दादा दादी, नाना नानी या फिर किसी पीढ़ी में जिस तरह से होती है उसी तरह से हम लोगों की आंखों का रंग होता है। शैक्षणिक सफलता ये भी नहीं हो सकती है। शिक्षा में रुचि ये सब भी आनुवंशिकी पर निर्भर नहीं करता है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो गया? ऑप्शन ए का ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर पहले का ऑप्शन बी सही हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 क्या है कि एक कक्षा में विद्यार्थी छोटे छोटे समूहों में एक नियत कार्य पर लगे हुए हैं और प्रत्येक समूह का एक सहायक है। छोटे छोटे समूह में बच्चे कार्य कर रहे हैं और प्रत्येक समूह का एक सहायक है। तो किस उपागम का कक्षा में प्रयोग हो रहा है? किस उपागम का कक्षा में प्रयोग हो रहा है? ऑप्शन ए क्या दिया हुआ है? व्यवहारवादी, या ऑप्शन बी संरचनावादी, या ऑप्शन सी मनोविश्लेषणवादी, या ऑप्शन डी व्याख्यात्मक। तो यहाँ पर किस विधि का प्रयोग हो रहा है? यहाँ पर प्रयोग हो रहा है संरचनावादी का। संरचनावादी जिसके अंतर्गत जेन पियाजे आ गए, वाइगोस्की आ गए। तो इन सब क्या, ये सब क्या हो गए? संरचनावादी के अंतर्गत आते हैं। जिस तरह से वाइगोस्की में बच्चों को मदद की जाती है, तो ये सब क्या हुआ कि छोटे छोटे समूह में बच्चे कार्य कर रहे हैं और प्रत्येक समूह का एक सहायक है। तो किस उपागम का कक्षा में प्रयोग हो रहा है? संरचनावादी का। तो ऑप्शन बी सही हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? समायोजन तब घटित होता है। कब समायोजन घटित होता है ये देखते हैं। समायोजन तब घटित होता है जब ऑप्शन ए बच्चे अपने पूर्व अनुभवों को वर्तमान स्कीमाओं में सम्मिलित करने के लिए उनका रूपांतरण करते हैं, या बच्चे अपने वर्तमान स्कीमा में परिवर्तन करके नए अनुभव के अभिप्राय को समझते हैं। ऑप्शन सी बच्चे अपने स्कीमा को असंबंधित खंडों में बांट देते हैं, या बच्चे अपने मूर्त अनुभवों की जगह अमूर्त विषयों पर ध्यान केंद्रित करते हैं। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? समायोजन। समावेशन क्या होता है? डायरेक्ट जोड़ लेना, उसमें कोई संशोधन नहीं करना। लेकिन समायोजन क्या होता है? कुछ चेंज करके उसको अपनी जानकारी में शामिल करना। तो कौन सा ऑप्शन इसमें से सही हो जाएगा? ऑप्शन बी सही होगा कि बच्चे अपने वर्तमान स्कीमाओं में परिवर्तन करके, यहाँ पर देखिए परिवर्तन करके नए अनुभव के अभिप्राय को समझते हैं। तो इस तरह से कौन सा ऑप्शन सही हुआ? ऑप्शन बी। समायोजन कब घटित होता है? जब हम अपनी जानकारी में जो जानकारी हमें प्राप्त हुई नई, उसमें कुछ रूपांतरण करके, कुछ परिवर्तन करके जो हमारी पुरानी जानकारी है उसके बाद उसमें जोड़ते हैं, तो वो होता है समायोजन। और समावेशन क्या होता है कि कोई जानकारी हमें मिली, उसमें कोई चेंजेस पुरानी जानकारी में किए बिना डायरेक्ट जोड़ लेना। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। बच्चों के प्राथमिक सामाजिकरण के लिए निम्न में से कौन सी संस्था जिम्मेदार है? कौन सा सामाजिकरण? प्राथमिक सामाजिकरण के लिए निम्नलिखित में से कौन सी संस्था जिम्मेदार है? पहला ऑप्शन है विद्यालय, ऑप्शन बी धर्म, ऑप्शन सी परिवार, ऑप्शन डी समुदाय। तो प्राथमिक सामाजिकरण के लिए कौन सी संस्था जिम्मेदार होती है? फैमिली। क्या है? ऑप्शन सी सही है हम लोगों का। प्राथमिक सामाजिकरण के लिए बच्चों का जिम्मेदार होता है परिवार, क्योंकि बच्चों का पहला समाज उसका परिवार ही होता है, फिर विद्यालय होता है। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं, 5वां क्वेश्चन। कक्षा में बच्चों के अधिगम को सहयोग देने के लिए, कक्षा में बच्चों के अधिगम को सहयोग देने के लिए निम्न में से कौन सी योजना प्रभावशाली नहीं है? पूछा है, प्रभावशाली नहीं है।
पहला क्या है, संप्रत्यय मानचित्रों के निर्माण में बच्चों की सहायता, या बच्चों को स्मृति सहायक विधियों और खंडीकरण का उपयोग करके सिखाना, या बच्चों को प्रश्नों के उत्तर की निष्क्रिय नकल उतारने के लिए कहना, या बच्चों को अपने सहयोगियों के साथ बैठकर सीखने के लिए प्रेरित करना। तो ये भी तो हो सकता है, इससे भी बच्चों के अधिगम में सहयोग मिल सकता है, या संप्रत्यय मानचित्रों के निर्माण से भी इससे भी सहायता मिलती है। बच्चों के स्मृति सहायक विधियों और खंडीकरण का उपयोग करके सिखाना, ये भी यूजफुल है। लेकिन बच्चों को प्रश्न के उत्तर की निष्क्रिय नकल बिना समझे उसको बस कॉपी में छाप लेना, ये एक रट्टा मारना जैसे हो गया। तो ये क्या हो सकता है, ये उसके अधिगम में सहायक नहीं है। तो यही ऑप्शन हम लोगों का सही हो जाएगा कि बच्चों के अधिगम में ये विधि जो है ये सहायक नहीं, कि बच्चों को प्रश्नों के उत्तर जो है बस कॉपी पर देख करके छाप लेने को बोलना। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, निम्नलिखित में से कौन सी शैक्षणिक प्रणाली अत्यधिक दृष्टिबाधिता से जूझते हुए विद्यार्थियों के समावेशन हेतु प्रभावशाली नहीं है? कौन से बालकों के लिए? दृष्टिबाधित बालकों के लिए। पहला क्या है, प्रत्यक्ष और स्पष्ट रूप से बोलना व पढ़ाना। ये हो सकता है क्योंकि वो देख नहीं सकता ना, सुन तो सकता है। आप जो बोलेंगे, जो पढ़ाएंगे उसको वो सुनेगा। त्रिआयामी नक्शे व चार्ट, या ऐसी किताबें और बोर्ड जिनको छुआ या महसूस किया जा सकते, ये भी उसके लिए यूजफुल होगी। लेकिन दृश्यात्मक प्रस्तुतिकरण देने के लिए कंप्यूटर का उपयोग, जब वो आँख से देख ही नहीं सकता है तो आप कंप्यूटर पर क्या दिखा रहे हैं उसे क्या पता। तो ये ऑप्शन हम लोगों का सही हो जाएगा, ये उसके लिए प्रभावशाली नहीं होगा कि दृश्यात्मक प्रस्तुतिकरण देने के लिए कंप्यूटर का उपयोग। क्वेश्चन नंबर 7 है, विकास के चरण के संदर्भ में 2 से 6 वर्ष तक की अवस्था को क्या कहा जाता है? प्रारंभिक बाल्यावस्था, मध्य बाल्यावस्था, शैशवावस्था या किशोरावस्था। तो 2 से 6 वर्ष तक की अवस्था को क्या कहेंगे? प्रारंभिक बाल्यावस्था कहेंगे। कौन सी अवस्था? अर्ली चाइल्डहुड। फिर क्वेश्चन नंबर 8 है, बच्चों की असफलता के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? क्या किसमें? बच्चों की असफलता के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? पहला, बच्चे की असफलता का गुणारोपण हमेशा आनुवांशिक दोषों को किया जा सकता है, बिल्कुल गलत है। बच्चा असफल हो रहा है तो उसे उसका आनुवांशिक का क्या लेना देना है? कोई गर्भ से सीख करके तो थोड़ी ना आता है। या बच्चों की असफलता का कारण व्यवस्था द्वारा बच्चों की व्यक्तिगत जरूरतों को अनदेखा करना। ऑप्शन सी है, वे बच्चे जो कभी स्कूल नहीं गए हैं, अपने बच्चों की शिक्षा में रुचि नहीं रखते, बिल्कुल गलत है। हाशिए पर रहने वाले समुदायों के बच्चे अकादमिक सफलता प्राप्त करने में सक्षम नहीं, ये भी बिल्कुल गलत है। तो इसमें कौन सा सही होगा? बच्चों की असफलता के लिए कौन सा कथन सही है? ये ऑप्शन बी सही होगा। ऑप्शन दूसरा, बच्चों की असफलता का कारण व्यवस्था द्वारा बच्चों की व्यक्तिगत ज़रूरतों को अनदेखा करना। बच्चा अगर स्कूल में है, क्लास में है और उसके बाद वो अगर असफल हो रहा है तो वो उसमें बच्चे की गलती नहीं बल्कि टीचर की गलती है कि वो उसको अच्छे से पढ़ा नहीं पा रहा है, अच्छे ढंग से नहीं पढ़ा पा रहा है, तो उसमें टीचर की गलती होगी। क्या होगा? उसकी व्यक्तिगत ज़रूरतों को अनदेखा किया गया है, इसलिए वो असफल हो रहा है। तो असफलता में कौन सा कथन सही हो गया? दूसरा ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, अनुपमा अपनी कक्षा में विज्ञान पढ़ाते हुए गणित के संप्रतियों के साथ संबंध बनाती है। ठीक, तो इस प्रकार का शिक्षा शास्त्र क्या होगा? अधिगम के स्थानांतरण और अंत विषयात्मक अधिगम को बढ़ावा देगा, या ज्ञान के अर्जन में रुकावट उत्पन्न करेगा, या अधिगम में रुकावट उत्पन्न करेगा क्योंकि यह छात्र के बोझ को बढ़ाएगा, बिल्कुल नहीं। छात्रों में भ्रांतियों को बढ़ावा देगा, ये भी नहीं होगा। कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन 9 का पहला सही होगा, अधिगम के स्थानांतरण और अंतः विषयात्मक अधिगम को बढ़ावा देगा। क्योंकि हम लोग भी तो मैथ के जो फार्मूले या मैथ में जिस तरह से क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, फिजिक्स में भी उसी तरह से सॉल्व होता है। तो क्या उससे कोई भ्रांतियां या रुकावट या बोझ बढ़ता है? बिल्कुल नहीं होता है। तो क्या होता है, यहाँ पर अधिगम का स्थानांतरण होगा और अंत विषयात्मक अधिगम को जो बढ़ावा देगा, अंत विषयात्मक अधिगम को। तो 9 का ऑप्शन ए सही हो गया। फिर क्वेश्चन नंबर 10 क्या, एक शिक्षिका अपनी प्राथमिक कक्षा में अर्थपूर्ण अधिगम को कैसे बढ़ावा दे सकती है? अर्थपूर्ण अधिगम को प्रशिक्षण तथा अभ्यास द्वारा, प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देकर, या विषय वस्तु का विद्यार्थी के जीवन के साथ संबंध स्थापित करके, या अधिगम की छोटी छोटी उपलब्धियों के लिए पुरस्कार दे करके। बिल्कुल नहीं। इसमें से सबसे सटीक ऑप्शन कौन सा है? विषय वस्तु का विद्यार्थियों के जीवन के साथ संबंध स्थापित करके। बालकों को इस तरह से पढ़ाना चाहिए, ऐसे एग्जाम्पल देना चाहिए जो वो दैनिक जीवन में करते हैं,
देखते हैं, इस तरह के एग्जाम्पल देंगे तो उन्हें रट्टा नहीं मारना पड़ेगा और वो उनको आसानी से समझ आ जाएगा। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा? अर्थपूर्ण अधिगम को बढ़ावा देने के लिए विषय वस्तु का विद्यार्थियों के जीवन के साथ संबंध स्थापित करना। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है? निम्नलिखित में से कौन से उपकरण अधिगम की कठिनाई की विशिष्ट प्रकृति के निदान में सहायक नहीं है? कक्षा का अवलोकन, मौखिक प्रतिक्रियाओं का विश्लेषण, छात्रों का लिखित कार्य या संचयी और उपाख्यानात्मक अभिलेख, तो या योग्यता परीक्षण। 5 ऑप्शन है, तो इसमें से पहला ऑप्शन क्या हुआ? केवल ए और बी सही होगा, या केवल ए और ई सही होगा, या केवल सी और डी, या केवल ई। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा इसमें? केवल ई। कौन सा? ये होगा योग्यता परीक्षण। ये जो है बच्चे का जो अगर आप टेस्ट लेते हैं या उसकी कोई समस्या है उसके निदान में यह सहायक नहीं होगा कि उसकी योग्यता का परीक्षण करना, ये सहायक नहीं होगा। इस तरह से उसके समस्याओं का निदान नहीं हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है? बहुभाषी कक्षा के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सर्वाधिक उपयुक्त होगा? किस कक्षा के लिए? बहुभाषी कक्षा के लिए। ऑप्शन ए क्या है? स्कूल को केवल उन्हीं छात्रों की भर्ती करनी चाहिए जो स्कूल द्वारा निर्धारित अनुदेश की भाषा में संवाद कर सकते हैं। बिल्कुल नहीं। शिक्षक को सभी भाषाओं का सम्मान करना चाहिए और छात्रों को उस भाषा में संवाद करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए जिनका प्रयोग करने में उन्हें आसानी हो। या तीसरा क्या है? शिक्षक को उन छात्रों को दंडित करना चाहिए जो स्कूल द्वारा निर्धारित अनुदेश की भाषा के अलावा अन्य भाषा में संवाद करते हैं। ये भी नहीं हो सकता। ऑप्शन डी, स्कूल द्वारा निर्धारित अनुदेश की भाषा में ही सभी का मूल्यांकन होना चाहिए। ये भी नहीं होगा। तो कौन सा होगा? बहुभाषी कक्षा के लिए सबसे उपयुक्त क्या होगा? ऑप्शन बी उपयुक्त होगा कि शिक्षक को सभी भाषाओं का सम्मान करना चाहिए, छात्रों को उस भाषा में संवाद करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए जिनका प्रयोग करने में उन्हें आसानी हो। अब ऐसा नहीं कि बालक अगर कोई दूसरी भाषा बोल रहा है तो आप उसे डांट दें या उसे आप बोलने नहीं दें, बल्कि विविधता रहेगी तो सारे बच्चों का मानसिक विकास अच्छा होगा। सारे बच्चे कुछ ना कुछ शब्द सीखेंगे उस भाषा के। तो हमें सारी भाषाओं का सम्मान करना चाहिए। शिक्षक को सभी भाषाओं का सम्मान करना चाहिए और उन्हें प्रोत्साहित करना चाहिए कि जिस भाषा में वो बोल रहे हैं बोलें। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन सार्थक अधिगम की श्रेष्ठ परिभाषा देता है? सार्थक अधिगम की श्रेष्ठ परिभाषा। ऑप्शन ए, अधिगम पाठ्यपुस्तक में दिए गए तथ्यों को याद करने तक सीमित है। बिल्कुल नहीं। अधिगम एक सक्रिय प्रक्रिया है जो बच्चों द्वारा विद्यालय के बाहर से ली गई सम्मिलित करता है। या फिर अधिगम को केवल पेपर पेंसिल आधारित मानकीकृत परीक्षाओं द्वारा ही मापा जा सकता है। ऐसा भी नहीं। अधिगम प्रक्रिया में विद्यार्थी को केवल शिक्षक द्वारा जानकारी मिलनी चाहिए। ये भी नहीं हो सकता। तो ऑप्शन 13 का हम लोग का कौन सा ऑप्शन सही होगा? ये अधिगम एक सक्रिय प्रक्रिया है जो विद्यालय के बाहर भी होती है और विद्यालय के अंदर भी होती है, सम्मिलित होती है। फिर क्वेश्चन नंबर 14 क्या? निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य खोज आधारित शिक्षण से प्राप्त होता है? कौन सा उद्देश्य खोज आधारित शिक्षण से प्राप्त होता है? विद्यार्थियों की जिज्ञासा में वृद्धि होती है, विद्यार्थियों की सीखने में व्यस्तता, छात्रों में परस्पर सामाजिक अंतःक्रिया या निम्न स्तरीय संज्ञानात्मक प्रक्रिया का विकास। तो क्वेश्चन नंबर 14 का क्या सही हो जाएगा? ए, बी और सी। इससे क्या होता है? खोज आधारित शिक्षण से उसकी जिज्ञासा में वृद्धि होगी, वो सीखने में व्यस्त रहेगा और उसकी सामाजिक अंतःक्रिया भी बढ़ेगी। क्वेश्चन नंबर 15 क्या है? कक्षा 4 के विद्यार्थियों को यह समझाने के लिए कि शेष हमेशा विभाजन से कम होता है, उचित उपागम है। इसके लिए उचित उपागम क्या है? कि विद्यार्थियों को बताना है कि शेष जो होता है वो विभाजन से कम होता है। ये मैथ पेडागोजी का क्वेश्चन है। सबसे पहला ऑप्शन क्या है? श्यामपट्ट पर विभाजन करने वाले बहुत से सवाल करना और दिखाना चाहिए कि हर बार से विभाजन से कैसे कम है शेष। यहाँ शेष विभाजन से कैसे कम है शेष, और अनेक बार विद्यार्थियों को मौखिक रूप से स्पष्ट कराना। या ऑप्शन सी, विभाजन वाले सवालों को मिश्रित सवालों के रूप में निरूपित करना और यह स्पष्ट करना कि भिन्न का अंश शेष है। या फिर वस्तुओं को विभाजक के गुणों में सामूहिक रद्द करना और प्रदर्शित करना कि वस्तुओं की संख्या जो समूह में नहीं है विभाजक से कम है। तो इसके लिए कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा?
ऑप्शन डी हो जाएगा कि वस्तुओं को विभाजक के गुणों में सामूहिक रद्द करना और प्रदर्शित करना, कि वस्तुओं की संख्या समूह में जो नहीं है वो विभाजक से कम है। क्वेश्चन नंबर 16 क्या है? त्योहार के समय कक्षा 5 में प्रतिशत प्रकरण के समय सेल पर कक्षाई चर्चा शुरू की गई। कक्षा में इस प्रकार की चर्चा कैसी है? अपने वाद विवाद संबंधी कौशल को बढ़ाने में विद्यार्थियों की सहायता करेगी, या कक्षा में गर्मा गर्मी वाली बहस प्रारंभ करती है और कक्षा के माहौल को खराब कर देती है, या एक दूसरे के विचारों को सुनने में विद्यार्थियों की सहायता करती है और अपना तर्क प्रस्तुत करने के लिए उन्हें प्रोत्साहित करती, या फिर चर्चा की अपेक्षा की जानी चाहिए क्योंकि यह कक्षा कक्षा के शोर के स्तर को बढ़ाती है और दूसरों को परेशान करती है। तो क्या होगा इसमें? ऑप्शन सी सही होगा, जो क्या है, एक दूसरे के विचारों को सुनने में विद्यार्थियों की सहायता करेगी। जो कक्षाई चर्चा होगी, बातचीत होगी, तो सारे ही बच्चे अपना अपना तर्क प्रस्तुत करेंगे। तो ये विद्यार्थियों एक दूसरे के विचारों को सुनने में विद्यार्थियों की सहायता करेगी, सारे ही अपना तर्क प्रस्तुत करेंगे और उन्हें प्रोत्साहित करेगी। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 क्या है? गणित करने की युक्ति के रूप में सवाल हल करने में शामिल है क्या? क्रियाकलाप आधारित उपागम, अनुमान लगाना, या व्यापक अभ्यास, या हल पर पहुंचने के लिए संकेत का उपयोग। तो क्या होगा क्वेश्चन नंबर 17 का? क्रियाकलाप आधारित उपागम। गणित की युक्ति को हल करने के लिए, गणित के सवालों को हल करने के लिए क्या क्रियाकलाप करके सीखना, या उदाहरण दैनिक जीवन से संबंधित उदाहरणों के माध्यम से, क्रियाकलाप के माध्यम से अगर हम उन्हें सिखाएंगे तो वो क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा, क्रियाकलाप आधारित उपागम। क्वेश्चन नंबर 18 क्या है? क्रियात्मक पक्ष के उद्देश्यों का वर्गीकरण किसने किया? क्रियात्मक पक्ष के उद्देश्यों का वर्गीकरण ब्लूम ने किया है, या कैथवाल ने किया है, या सिम्पसन ने, या इनमें से कोई नहीं। तो किसने किया है? सिम्पसन ने किया। क्रियात्मक पक्षों का उद्देश्यों का वर्गीकरण किसने किया हुआ है? सिम्पसन ने किया है। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। विभाजन, तुलना, आलोचना, सारांश, विरोध इत्यादि क्रियाएं शैक्षिक उद्देश्यों के ज्ञानात्मक पक्ष के कौन से स्तर से संबंधित हैं? विभाजन, तुलना, आलोचना, सारांश, विरोध, ये सब किससे संबंधित है? किस शैक्षिक उद्देश्य से? मूल्यांकन से संबंधित है, संश्लेषण से संबंधित है, या विश्लेषण से, या प्रयोग से? तो किससे संबंधित है? ये विश्लेषण से संबंधित है। किससे संबंधित है? विश्लेषण से। फिर क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा गणित में निदानात्मक परीक्षण का उद्देश्य नहीं है? निदानात्मक परीक्षण का उद्देश्य इसमें से कौन सा नहीं है? ये पहला है, बच्चों में अधिगम के दौरान कमियों व कमजोरियों को ज्ञात करना, बच्चों की प्रगति रिपोर्ट भरना, या अभिभावकों को प्रतिपुष्टि देना, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? बच्चों की प्रगति रिपोर्ट भरना। क्या है? उद्देश्य नहीं पूछा हुआ यहाँ पर। कौन सा? कि ये गणित जो बच्चों का जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करने में, उसके लिए कौन सी समस्या जो है उद्देश्य सही नहीं होगा इसमें से? तो बच्चों की प्रगति रिपोर्ट भरना, इससे उसका निदानात्मक परीक्षण नहीं हो पाएगा, ये उसमें कोई यूजफुल नहीं है। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, बच्चों की प्रगति रिपोर्ट भरना। क्वेश्चन नंबर 21 क्या है? उपचारात्मक शिक्षण किया जाता है कैसे? नैदानिक परीक्षण के बाद, निदानिक यहाँ पर निदान रहेगा, निदान परीक्षण के बाद, या निदान परीक्षण से पहले, या उपलब्धि परीक्षण के बाद, या उपलब्धि परीक्षण से पहले। तो क्या हो जाएगा? उपचार, हम किसी भी बीमारी का इलाज कब कर पाते हैं? जब हम उसका पता लगाते हैं तो ना कर पाते हैं। तो उपचारात्मक शिक्षण कब किया जाएगा? निदानात्मक परीक्षण के बाद होगा। किस? ऑप्शन ए सही होगा। जब हम किसी समस्या का पता लगा लेंगे कि ये समस्या है क्यों, या कोई रोग ही होता है, तो डॉक्टर पता कर लेता है कि रोग है क्या, कौन सा रोग है। कोई आदमी जब बीमार होता है तब ना उसका उपचार करता है। तो उपचार कब होगा? जब हमें पता चल जाएगा। तो निदानात्मक परीक्षण के बाद पहले हम उसका पता तो लगा लें कि रोग क्या है या समस्या क्यों आ रही, तो फिर उसका उपचार होगा। तो कौन सा होगा? निदानात्मक परीक्षण के बाद होगा उपचारात्मक शिक्षण। क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। अंक गणित को अधिक व्यवहारिक बनाने के लिए क्या किया जाना चाहिए? अध्यापक की देखरेख में स्कूल में एक दुकान का आयोजन होना चाहिए? बिल्कुल भी नहीं। या स्कूल में एक बैंक भी खोली जा सकती है? बिल्कुल नहीं। या फिर स्कूल का सहकारी भंडार है, या उपर्युक्त सभी?
अंक गणित को अधिक व्यवहारिक बनाने के लिए, तो क्या हो सकता है अधिक व्यवहारिक बनाने के लिए? ये सारे ही सही हो सकते हैं। अध्यापक की देख-रेख में सही है, बिल्कुल सही है। ये भी हो सकता है व्यवहारिक बनाने के लिए एक दुकान रहेगी जिसमें आप एग्ज़ाम्पल दे कर के सिखा सकते हैं, बच्चों से स्वयं करके सिखा सकते हैं, या स्कूल में एक बैंक खोली जा सकती है, उसके माध्यम से आप सिखा सकते हैं, या स्कूल का एक सहकारी भंडार हो उसके माध्यम से। तो व्यवहारिक बनाने के लिए गणित को ये सारे आयोजन आप लोग स्कूल में कर सकते हैं। तो इसमें से कौन-सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन डी सही होगा, उपर्युक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 23 क्या है? एक अवलोकन द्वारा पाया गया कि 13 वर्ष की आयु से ऊपर के अधिकांश छात्र अक्सर गणित के कालांश में बैठने से कतराते हैं। क्या है? अधिकांश छात्र गणित के कालांश में बैठने से कतराते हैं और बीच में ही बाहर जाने का प्रयास करते हैं। यह समस्या निदान हेतु शिक्षकों को क्या उपाय करना चाहिए? इस समस्या के निदान हेतु शिक्षकों को क्या उपाय करना चाहिए? रुचिपूर्ण शिक्षण विधियों का प्रयोग करना चाहिए, गणित प्रयोगशाला की व्यवस्था करनी चाहिए, प्रत्यक्ष अवलोकन की व्यवस्था करनी चाहिए, या ऑल ऑफ दिस, उपर्युक्त सभी। तो इसमें से क्या सही हो जाएगा? सभी हो जाएगा। रुचिपूर्ण शिक्षण विधियों का प्रयोग भी करिए जिससे बच्चे के रुचि जागृत हो मैथ में, फिर गणितीय प्रयोगशाला की व्यवस्था भी की जा सकती है, प्रत्यक्ष अवलोकन, ये सारे ही तरीके अपना करके हम बच्चों में रुचि जागृत कर सकते हैं। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दिस। फिर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 24 क्या है? त्रुटियों, गणित में त्रुटियां जो होती हैं गणित में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। त्रुटियां गणित में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। यह वाक्य क्या प्रदर्शित करता है? यह वाक्य गलत है कि त्रुटियां करना गलत है, क्योंकि त्रुटियों के द्वारा त्रुटियां जो होती हैं वो गणित के प्रति लापरवाही वाली अभिवृत्ति को दर्शाती हैं। या सही है, त्रुटि करना सही है, क्योंकि शिक्षक को यह समझने में मदद मिलती है कि बच्चे ने गणितीय अवधारणाओं का निर्माण कैसे किया है। तो यही ऑप्शन सही होगा, कि बच्चा जब त्रुटि करेगा तभी तो टीचर समझ पाएगा कि वो किस तरह से समझा और किस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व कर रहा है, कहाँ पर वो मिस्टेक कर रहा है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन बी सही हो जाएगा। या फिर तीसरा ऑप्शन क्या है? गलत है, क्योंकि गणित त्रुटि रहित विषय है, बिल्कुल भी नहीं है। ऐसा कोई सब्जेक्ट ही नहीं है जिसमें बालक त्रुटि ना करे। और फिर चौथा क्या? सही है, क्योंकि त्रुटियां कम बुद्धि उपलब्धि को दर्शाती हैं, बिल्कुल भी नहीं, ये भी गलत है। क्या जो त्रुटि करेगा उसका आईक्यू कमजोर होता है या उसका आईक्यू कम होता है? ऐसा नहीं है, जो सीखता है गलती भी वही करता है। तो त्रुटियां जो है ये इसको पॉजिटिव लेना चाहिए। क्वेश्चन नंबर लास्ट है या 25 है। ज्यामिति को गणित का एक महत्वपूर्ण क्षेत्र माना गया है। किसको? ज्यामिति को। और प्राथमिक गणित का यह एक अभिन्न भाग होना चाहिए। ऐसा इसलिए क्योंकि सभी छात्र ज्यामिति में अच्छे अंक प्राप्त करते हैं, क्योंकि यह समझने में सरल है। या फिर ज्यामिति गतिविधि उन्मुख है और खेलने का समय देती है। या कई प्रसिद्ध गणितज्ञों ने ज्यामिति के विषय में विकास में सहयोग दिया है। या ज्यामिति के अनुभव दैनिक जीवन में अधिगम और गणितीय विचारों एवं अवधारणाओं के अधिगम और दृश्यीकरण में सहायता करता है। तो यही ऑप्शन हम लोगों का सही हो जाएगा, कि ज्यामिति के द्वारा हम दैनिक जीवन के में जो हम लोग कार्य करते हैं उनसे भी हम लोग सीख सकते हैं। ज्यामिति का उपयोग करते हैं दैनिक जीवन में अधिगम, गणितीय विचारों, अवधारणाओं का अधिगम, ये सब जो हम लोग देखते हैं दैनिक जीवन में। तो इस तरह से ज्यामिति का उपयोग जो है गणित के लिए एक महत्वपूर्ण क्षेत्र माना गया है। तो ये हो गए 25 क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस तरह से ये एग्जैक्ट क्वेश्चन नहीं आएगा, इस तरह से क्वेश्चन बन सकते हैं एग्जाम में जो बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे आप लोगों के लिए। तो आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच।